नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि सीरिया में तख्ता पलट हो गया है। विद्रोहियों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर अपना कब्जा जमा लिया है, लेकिन अब तक वहां हमले नहीं रुके। अब अमेरिका ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक कर दी है। इस बीच रूस का अमेरिका को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। रूस ने कहा कि रूस दोस्तों को मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ता। अमेरिका और हमारे बीच यही फर्क है। तो कैसे सीरिया में पल पल बदल रहे हैं हालात, इसी पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। नाटो से निकलने पर ट्रंप कर सकते हैं बड़ा फैसला। हिंदुस्तान में मोदी के पीएम बनने के बाद अल्पसंख्यकों पर बढ़े हमले, एंगेला मर्केल ने जताई चिंता। और चलते चलते में देखेंगे आखिर कब इंसानों ने सबसे पहले पहने थे कपड़े। तो सीरिया के हालात पल पल में बदलते नजर आ रहे हैं। विद्रोही गुटों ने राष्ट्रपति बशर अल असद का 24 सालों का शासन खत्म कर दिया है। जैसे ही विद्रोहियों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा किया, राष्ट्रपति असद ने परिवार के साथ देश छोड़ दिया। लेकिन जिस तरह से लेबनान की सीमा के पास पहुंचते ही उनका प्लेन अचानक रडार से गायब हो गया, उसके बाद उन्हें लेकर तरह तरह की अटकलें सामने आ रही थी। विद्रोहियों का दावा था कि उन्होंने असद के प्लेन को ढेर कर दिया है, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि रूस ने उन्हें राजनीतिक शरण दी है। रूसी राजदूत मिखाइल उलियानोव ने इस बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बशर अल असद और उनका परिवार मॉस्को में है। रूस मुश्किल वक्त पर अपने दोस्तों को धोखा नहीं देता। रूस और अमेरिका के बीच यही फर्क है। रूस ने सीरिया के मुद्दे पर अमेरिका पर तीखा हमला बोला। दरअसल हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया था। उनका कहना था कि अमेरिका को सीरिया की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि सीरिया में तबाही मची हुई है, लेकिन वो हमारा दोस्त नहीं है। अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये हमारी लड़ाई नहीं है, इसे चलने दो। यानी ट्रंप ने साफ तौर पर अपना पल्ला झाड़ लिया। एक तरफ ट्रंप सीरिया की जंग में शामिल नहीं होने की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक कर दी। अमेरिकी सेना ने बताया है कि उसने मध्य सीरिया में 75 हवाई हमले किए। उन्होंने आतंकवादी गुट आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बनाया है। सीरिया में आईएसआईएस का गढ़ हुआ करता था और विद्रोहियों का नेतृत्व करने वाले समूह हयात तहरीर अल शाम एचटीएस का मुखिया अबू मोहम्मद अल जुलानी भी आईएसआईएस से ही जुड़ा हुआ था। हालांकि बाद में एचटीएस ने खुद को घोषित तौर पर आईएसआईएस से अलग कर लिया था और इसके खिलाफ अभियान भी चलाया था। और अब अमेरिका का दावा है कि सीरिया में शक्ति संतुलन बदल गया है। आईएसआईएस इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में उसकी तरफ से हमला किया गया। सीरिया में एक तरफ गृह युद्ध चल रहा है, अमेरिका ने हवाई हमले कर दिए हैं, तो इजरायल के हमले भी नहीं थम रहे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने दमिश्क में एक हथियार डिपो पर हवाई हमले किए। कहा यह जा रहा है कि इजरायल नहीं चाहता कि सीरियाई सेना के एडवांस्ड हथियार सीरियाई विद्रोही बलों के हाथ में चले जाए और इसलिए ये हमले किए गए। यानी सीरिया पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। वहीं ईरान ने सीरिया में हुए तख्ता पलट को लेकर हैरानी जताई है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि वे इस बात से हैरान हैं कि सीरियाई सेना विद्रोहियों को रोक नहीं सकी। ये सब बहुत तेजी से हुआ। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सीरिया के राष्ट्रपति असद ने ईरान से कोई मदद नहीं मांगी थी, जबकि फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ईरानी विदेश मंत्री ने असद को साफ कर दिया था कि तेहरान अब उनके शासन का समर्थन करने के लिए और सेना नहीं भेज सकता। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि सीरिया में असद शासन के अंत की सबसे बड़ी वजह रही कि उनके सबसे भरोसेमंद साथी ईरान ने उन्हें इस बार अकेला छोड़ दिया था। आपको बता दें कि पिछले 11 दिनों से सीरिया में विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई चल रही थी। बीते दिन विद्रोही लड़ाकों ने राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे नाटो को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान की। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अभी सत्ता पर काबिज भी नहीं हुए हैं, लेकिन कई मुद्दों को लेकर उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है, जिनमें सबसे बड़ा फैसला है नाटो को लेकर। ट्रंप ने नाटो से निकलने के संकेत दे दिए हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो नाटो से बाहर निकलने के लिए गंभीरता से विचार करेंगे। ट्रंप ना सिर्फ नाटो से दूरियां बनाते नजर आ रहे हैं, बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी उनका रुख बदलता दिखाई दे रहा है। उनका झुकाव रूस की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को पागलपन बताया। उन्होंने युद्ध विराम की बात कही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप नोटे डेम कैथेड्रल को फिर से शुरू करने के लिए पेरिस पहुंचे थे, जहां यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद उन्होंने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की अपील की। ट्रंप ने लिखा
कि जेलेंस्की और यूक्रेन एक समझौता करना चाहते हैं और युद्ध के पागलपन को रोकना चाहते हैं। कीव ने लगभग 4 लाख सैनिकों को खो दिया है। इन आंकड़ों में मारे गए सैनिकों और घायल दोनों शामिल हैं। तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए और बातचीत शुरू होनी चाहिए। मैं व्लादिमीर को अच्छी तरह जानता हूं। यह उनके लिए कार्रवाई करने का समय है। चीन मदद कर सकता है। दुनिया इंतजार कर रही है। यानी ट्रंप ने न सिर्फ युद्ध विराम की बात कही, बल्कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध विराम प्रस्ताव पेश करने को भी कहा। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि बिना किसी गारंटी के युद्ध विराम कभी भी हो सकता है। रूस तो तैयार है, लेकिन इसके लिए विश्वसनीय गारंटी की जरूरत है। जिसके बाद चर्चा ये चल रही है कि क्या ट्रंप यूक्रेन से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो नाटो में शामिल रहने पर भी असमंजस में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने यहां तक कि संकेत भी दे दिए हैं कि वो कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं। और अब रूस की तरफ उनका नरम रुख यूक्रेन के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। यूक्रेन ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी नागरिक भी ट्रंप के फैसलों को लेकर चिंता में हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो अपने ऑफिस के पहले ही दिन पैदा होते ही अमेरिकी नागरिकता मिलने का अधिकार यानी बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म कर देंगे। आपको बता दें कि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के मुताबिक जो भी बच्चा अमेरिका में पैदा होता है, उसे पैदा होते ही अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है, भले ही उसके माता पिता के पास किसी भी देश की नागरिकता हो। ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को देश से बाहर करने का प्लान दोहराया। ऐसे में हिंदुस्तानी प्रवासियों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि ट्रंप के इस फैसले को कानूनी अड़चन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके लिए उन्हें संविधान में बदलाव करना होगा, जो आसान नहीं होने वाला। और अब अगली खबर में बात हिंदुस्तान में पीएम मोदी के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर जर्मनी की पूर्व चांसलर अंगेला मर्केल के दावे की। अंगेला मर्केल ने मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से हिंदुस्तान में अन्य धर्मों के लोगों पर, प्रमुख तौर से मुसलमानों और ईसाइयों पर हिंदू राष्ट्रवादियों के बढ़ते हमलों को लेकर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि उन्होंने मोदी को अपनी इस चिंता से अवगत भी कराया था, लेकिन मोदी ने इसका खंडन करते हुए इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान एक धार्मिक सहनशीलता वाला देश है और रहेगा। मोदी के इस इनकार का पूर्व जर्मन चांसलर ने कड़ा विरोध किया और कहा कि दुर्भाग्य से तथ्य कुछ और ही कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनकी चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। धार्मिक स्वतंत्रता आखिरकार हर लोकतंत्र का एक प्रमुख अंग है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की गई हो। हाल ही में आई तमाम अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में भी हिंदुस्तान की रैंक पहले की तुलना में पीछे हो गई है। और अब जर्मनी की पूर्व चांसलर ने भी अपनी चिंताओं को जाहिर किया है। दरअसल हाल ही में मर्केल की किताब फ्रीडम मेमोइर्स 1951 से 2021 प्रकाशित हुई है, जिसमें उन्होंने इन बातों का खुलासा किया है। उन्होंने अपनी इस किताब में हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ अपनी मुलाकात का भी जिक्र किया। मर्केल ने लिखा कि मैंने उनके साथ अपनी चर्चाओं से हमारे बारे में और अमीर देशों की बढ़ती चिंताओं के बारे में और ज्यादा सीखा। उन्होंने बताया कि मनमोहन सिंह देश के पहले गैर हिंदू प्रधानमंत्री थे और उनका प्रमुख मकसद भारत के 120 करोड़ लोगों में से 2/3 लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना था, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। यह आंकड़ा 800 मिलियन लोगों के बराबर था, जो जर्मनी की कुल जनसंख्या का 10 गुना है। मनमोहन सिंह व्यापक अंतरराष्ट्रीय अनुभव वाले एक योग्य अर्थशास्त्री हैं। उनके दृष्टिकोण के मुताबिक हम यानी विकसित देश चाहते हैं कि वे हमारे मुद्दों में बहुत दिलचस्पी ले, लेकिन हम उन पर उतना ध्यान देने के लिए तैयार नहीं थे। यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जर्मनी की पूर्व चांसलर मर्केल से कहा था कि अमीर देश हिंदुस्तान जैसे गरीब देशों की मदद के बारे में बहुत नहीं सोचते। अपनी किताब में मर्केल आगे लिखती हैं कि मैं उनकी बात समझ गई और विकासशील देशों के सामने आने वाली चुनौतियों का ज्यादा बारीकी से अध्ययन करना शुरू कर दिया। मर्केल की किताब में दुनिया भर के राष्ट्र प्रमुखों के बारे में गहन चिंतन है। और अब चलते चलते में देखेंगे आखिर कब इंसानों ने सबसे पहले पहने थे कपड़े। ये एक रोचक सवाल है कि आखिर कब इंसानों को लगा कि उन्हें तन ढकने की जरूरत है, क्योंकि शुरुआत में इंसान बिना कपड़ों के ही रहते थे। वैज्ञानिकों के लिए यह लंबे समय से एक पहेली बनी हुई थी। फ्लोरिडा म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के मैमल्स के एसोसिएट क्यूरेटर ने इस पर रोचक शोध किया और उनके पड़ताल का जरिया था इंसान के सिर पर होने वाले जुएं, जो इंसानों के साथ हजारों सालों से रह रहे हैं। उनका कहना है कि जुओं और कपड़ों का गहरा नाता है और ये भी तभी अस्तित्व में आए थे जब शुरुआती कपड़े आए थे। रीड और उनकी टीम ने आधुनिक इंसानों के डीएनए की पड़ताल की। टीम ने पाया कि सबसे बड़ी बात यह थी कि अफ्रीका में हजारों सालों तक मानव बिना कपड़ों के रहते थे और शरीर पर बाल हुआ करते थे। उन्होंने कपड़ों का उपयोग अफ्रीका के बाहर निकलने के बाद ही शुरू किया था।
दिलचस्प बात यह है कि रीड ने जुओं के इतिहास और इंसानों के कपड़े की आदतों में गहरा नाता पाया। टीम ने जुओं को मार्कर की तरह इस्तेमाल किया और पाया कि इंसानों ने ठंडे इलाकों में जाने से 70,000 साल पहले कपड़ों को पहनना शुरू किया था, जबकि इसकी शुरुआत 1 लाख साल पहले ही हो चुकी थी। यह अंतर बताता है कि साफ है कि इंसानों ने ठंड से बचने के लिए कपड़े पहनना शुरू नहीं किया था। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन जर्नल में प्रकाशित इस स्टडी के नतीजों में रीड की टीम ने पाया कि इंसानों के पूर्वजों ने 1 लाख साल से पहले के समय तक कपड़े पहनने शुरू ही नहीं किए थे। इसके बाद पिछले हिमयुग के दौरान इंसानों ने अच्छे से कपड़े पहनने शुरू किए, जो कि करीब 18,000 से 12 से 10,000 साल पहले तक का दौर था। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ। नमस्कार।